दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सिंह। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल में बहुत बहुत स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था आपके साथ फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं, तो मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस किया था। और ये भी मैंने बताया था कितने प्रकार का संविधान होता है। तो मैंने बताया था लिखित संविधान, अलिखित संविधान, लिखित संविधान में कौन कौन से फीचर्स थे और अलिखित संविधान में कौन कौन से फीचर्स थे। इसकी विधिवत तरीके से पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया हूँ। आज मैं एक नए लेक्चर के साथ आया हूँ और एक बार मैं अपनी मन की बात कर लूँ आप लोगों से। तो आप लोग जहाँ पर भी हैं, मेरा मानना है आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और सभी लोगों से विनती है, आप लोग वैक्सीनेशन करवा लीजिए, ठीक है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। संविधान, संविधान में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो संविधान में हमें क्या पढ़ना है संविधान में हमें? तो संविधान में हमें प्रस्तावना पढ़नी है, भाग पढ़ने हैं, अनुसूचियां पढ़नी हैं। ठीक है। हमारे जो भारत देश का संविधान है वो लिखित संविधान है और विश्व का लंबा सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। और जो अगर क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम में कि सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, वनडे एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो आप बता सकते हैं अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा इंडिया, ठीक है। सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया है विश्व का, ये अपने माइंडसेट में बैठा लीजिए, ठीक है। छोटा अगर पूछा जाए तो क्या, अमेरिका। प्रस्तावना सबसे पहले लिखी कहाँ गई थी, तो अमेरिका में लिखी गई थी। इसकी भाषा कहाँ से ली गई थी, तो इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब आगे भी बताऊंगा कहाँ कहाँ से कौन कौन से देश से क्या क्या चीज़ें ली गई, तो वो अगले वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे प्रस्तावना स्टार्ट कर रहे थे तो हमने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दिया नॉर्मली। प्रस्तावना, भाग, अनुसूचियां। सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में लिखी गई और तब से ये परंपरा चली जाती है, जहां पे लिखित संविधान होता है उसमें फ्रंट पेज पर प्रस्तावना लिखी जाती है, ठीक है। अब प्रस्तावना पढ़नी है, भाग पढ़ने, अनुसूचियां पढ़नी है। तो कितने भाग थे, 22 भाग थे, ठीक है। और अनुसूचियां कितनी थी, जब हमारे देश का जो संविधान था, जब मूल संविधान था, तो उसमें अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। जब मूल संविधान था तो कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी। लेकिन उसके बाद संशोधन हुए तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12, संशोधन करके 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। कितने भाग हैं, तो 22 पार्ट्स हैं, 22 भाग हैं। और कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 395। लेकिन ये जो अनुच्छेद हैं ये आबासा करके
ABCDE करके इस तरह करके हैं कुछ 400 के ऊपर, लेकिन जो माना जाता है तो अनुच्छेद 395 ही माने जाते हैं। वो ABC करके जैसे 19(1)A 19(1)B इस तरह करके 400 के कुछ ऊपर है, लेकिन भाग कितने हैं 22, अनुच्छेद कितने हैं 395। जब हमारा मूल संविधान था तो उसमें अनुसूचियां कितनी थी 8 थी, लेकिन उसमें संशोधन करके 4 अनुसूचियां और जुड़ गई, तो टोटल अनुसूची कितनी हो गई वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां। अब प्रस्तावना की बात आती है। प्रस्तावना संविधान में क्यों जोड़ा गया और प्रस्तावना की क्या जरूरत है? जब आप कोई किताब या कोई बुक्स पढ़ते हैं तो जैसे ही फ्रंट पेज देखते हैं उसमें एक इंट्रोडक्शन टाइप में एक प्रीफेस, 2 अंक, प्राकथन इस टाइप का दिए होता है। तो वो एक हिसाब से आप चाहे प्रस्तावना ही मान लीजिए। उस एक पन्ने को पढ़ के आप अंदाजा लगा सकते हैं, लगभग आपका 70% वो बुक पूरी पढ़ लेते हैं उस एक पेज से। कोई भी बुक हो, आप उसकी फर्स्ट फ्रंट खोलेंगे, उसमें लिखा होगा प्रीफेस, 2 अंक या प्राकथन, तो उस एक पेज पढ़ के आप समझ लेते हैं कि इस बुक में क्या बताया गया है, तो बाद में आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। उसी प्रकार से प्रस्तावना जोड़ा गया है। आप प्रस्तावना पढ़ करके, प्रस्तावना को समझ करके आप संविधान समझ सकते हैं। एक शॉर्ट टाइप में समझने के बाद आप पूरी किताब समझ सकते हैं, तो उसी प्रकार से प्रस्तावना को समझ सकते हैं, एक आपका संविधान समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया सर्वप्रथम प्रस्तावना कहां लिखी गई, तो अमेरिका के संविधान में। उसके बाद से परंपरा के अनुसार चलती रही तो प्रस्तावना लिखी जाती रही, और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से। अब प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान की कुंजी, की ऑफ सोल, प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। देखिए, बहुत से बच्चे जो हैं वो गलती कर देते हैं, बोल देते हैं संविधान की आत्मा। ऐसा नहीं बोलना है। संविधान की आत्मा नो, संविधान का आत्मा, क्योंकि आत्मा जो है लोग सोचते हैं वो फीमेल है, लेकिन नो, फीमेल नहीं है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। संविधान का आत्मा बोलना है आपको, संविधान की आत्मा नहीं बोलना है, ठीक है। तो बेरुबारी संदर्भ, बेरुबारी जजमेंट में की ऑफ सोल, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी, और केशवानंद भारती जजमेंट, केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आत्मा।
संविधान की आत्म नहीं, संविधान का आत्म। ठीक है, बेरुवारी संदन में संविधान की कुंजी कहा गया। प्रस्तावना को केशवानंद भारती का जजमेंट जब आया तो संविधान का आत्म कहा गया। तो हमारे भारत देश का संविधान, उसमें प्रस्तावना कैसे जोड़ी गई? तो मैं आपको बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था और उस उद्देश्य का प्रस्ताव में, उसी उद्देश्य का प्रस्ताव को प्रस्तावना मांग लिया गया था। तो 42वें संशोधन 1976, ठीक है, 42वें संशोधन 1976 जो है, तीन शब्द जोड़े गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो पहले मैं समझूंगा कि प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया था, उसी को हम प्रस्तावना मान लिया है। तो हमारे संविधान का जब फ्रंट पेज खोलेंगे, प्रस्तावना, प्रेम्बल, तो क्या लिखा है? हम भारत के लोग, मतलब यहां पर संविधान सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मवित करते हैं। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। जैसा कि हमारी प्रस्तावना आपको स्लाइड के माध्यम से दिख रही है, मैंने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। तो जैसे ही संविधान का फ्रंट पेज आप खोलोगे, पहले पेज में यही लिखा है। कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। तो एक बार फिर आपका इस रिवीजन कराते हैं। हम भारत के लोग, कौन सर्वोच्च है? हम भारत के लोग। संविधान सर्वोच्च है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक,
गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति में की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसके बिना कुछ चलने वाला नहीं। जब आप घर बनवाते हो तो घर के नीचे एक पिलर बनवाने पड़ते हैं, तभी उस पर जो है घर बनते हैं, ऐसे नहीं घर बन जाते। तो ये समझ लो उसका एकदम मेन चीज है, मेन पॉइंट। बिना चाबी से ताला नहीं खुलता है, समझ रहे हो ना, बिना चाबी से ताला नहीं खुलता है। ठीक है, तो ये समझ लो कौन कौन सी बातें इसमें कही गई थी। इसमें सर्वोच्च मैंने बताया हम भारत के लोग, फिर मैंने बताया इसमें कौन कौन सी बातें कही गई। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या कहा गया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांकित 26 जनवरी 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते। तो ये एकदम मैंने इसीलिए आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और जो प्रस्तावना है इसमें एक बेरोजगारी संदर्भ में, एक जजमेंट में बताया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी। अब संविधान की कुंजी है तो ताला अलग होता है और चाबी अलग होती है, बाइक अलग होती है, चाबी अलग होती है, कार अलग होती है, चाबी अलग होती है। तो जैसे बिना चाबी के कार नहीं चल सकती है, बिना चाबी के बाइक नहीं चल सकती है, बिना चाबी के ताला नहीं खुल सकता है, तो बिना प्रस्तावना के संविधान। इसमें बताया कि प्रस्तावना अलग है, संविधान अलग है। उन्होंने कहा संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना। अब संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, तो आर्टिकल 368 में क्या है प्रावधान कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती का जजमेंट आता है, एक सबसे बड़ी न्यायपीठ होती है, और उसका एक निर्णय आता है कि संविधान का आत्म है प्रस्तावना, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रस्तावना जो है
वो क्या है? संविधान का आत्मा। अब संविधान का आत्मा मतलब आत्मा, जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसकी आत्मा, जब तक आत्मा रहती है तब तक वो व्यक्ति आपके प्रत्यक्ष है, आपको दिखाई पड़ता है। जैसे ही आत्मा बाहर निकल जाती है वो जो व्यक्ति होता है वो 100 के बराबर हो जाता है। जैसे शिव जी बिना शक्ति के 100। तो यहां पर इस जजमेंट में बताया कि संविधान का आत्मा है प्रस्तावना, मतलब अब यहां पर जो है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन जब अभिन्न अंग है तो इसका मतलब है आर्टिकल 368 में क्या लिखा है कि संविधान में संशोधन कर सकते हो। लेकिन निर्णय में कहा गया आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करेंगे, बुनियादी ढांचे को आप टच नहीं करेंगे। आप संशोधन तो कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? और अभी तक जो इसका संशोधन हुआ है तो वो एकमात्र बार हुआ है संशोधन इसका। इंदिरा गांधी की सरकार थी 96 में, और ये जो केशवानंद भारती का जजमेंट आया था वो 24 अप्रैल 1973 को आया था। 24 अप्रैल 1973 ये जो डेट है 24 अप्रैल 1973 ये बहुत आप लोगों के लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए है। देखिए इसी के दिन जो है क्रिकेट जो भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, इनका जन्म होता है इसी के दिन। जिस दिन केशवानंद भारती का जजमेंट आया था उसी दिन इस संसार में सचिन तेंदुलकर का आगमन हुआ था। तो सचिन तेंदुलकर का भी जन्म हुआ था इसी तारीख को, तो लिख देता हूं मैं 24 अप्रैल 1973। तो इसी दिन ये जजमेंट भी आया था, इसी दिन सचिन तेंदुलकर का जन्म भी हुआ, जिसे आप भगवान कहते हैं क्रिकेट का, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैंने बता दिया। इसी के दिन केशवानंद भारती का जजमेंट आया था, संविधान का आत्मा बोला गया। अब बिना सत्य के शिव भी 100 हैं। ठीक है, तो अभी तक आज की तारीख तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। नाइनटीन 76 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय जो है इमरजेंसी लगी हुई थी भारत देश में, और सारे जो नेता लोग थे उनको जेल में बंद कर दिया गया, और जो मीडिया थी, जो पत्रकार थे, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। न्यूज़ चैनल पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। कोई भी आप टेलीकास्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी आप न्यूज़ नहीं छाप सकते। और 1976 में 42वें संशोधन 1976 में 42वें संशोधन 1976 को
प्रस्तावना में संशोधन किया गया, मात्र एक बार। तो मात्र एक बार जो है वो संशोधन किया गया था। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी और सेकुलर शब्द। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, ये जो वर्ड हैं प्रेम्बल के सेकंड लाइन में, और जो आपकी इंटीग्रिटी, जो अखंडता है, वो जो है सेकंड लास्ट लाइन में ऐड की गई। तो जब मूल संविधान था तो इसमें 82 जो शब्द थे और 4 अंक थे, लेकिन जब इसका संशोधन हुआ 42वें संशोधन 1976 को, तो इसमें 85 शब्द और 4 अंक। तो जब मूल था तब 82 शब्द थे, और जब ये संशोधन हुआ, संशोधन के बाद तो 82 + 3 4 अंक थे, ये शब्द थे 82 शब्द। तो अब 82 + 3 = 85, ये शब्द हो गए, तो बढ़ गए थे। सोशलिस्ट, समाजवादी और सेकुलर प्रेम्बल सेकंड लास्ट लाइन में, और इंटीग्रिटी लास्ट सेकंड लाइन में, ठीक है, जोड़ा गया था। तो ये मैंने आपको बताया। अब इसके साथ ही जो प्रस्तावना है, इसमें बहुत से लोगों ने अलग अलग बातें कही। जैसे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी, इन्होंने प्रस्तावना को जन्म कुंडली बताया है, संविधान की जन्म कुंडली है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने लाइनें दी, और इसके साथ ही अब यहां पे क्वेश्चन बनता है कि सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में? तो मैंने बताया हम भारत के लोग, नागरिक के पास। तो आपने प्रस्तावना देखा, मैंने प्रस्तावना पूरा डिस्कस किया। अब इससे ऊपर से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। जो जो चीजें आपके प्रस्तावना से रिलेटेड हैं, मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया। मैंने ये भी बताया क्या क्या जोड़ा गया, किस लाइन में क्या जोड़ा गया। तो सोशलिस्ट सेकुलर प्रेम्बल सेकंड लाइन में, और इंटीग्रिटी लास्ट सेकंड लाइन। मतलब समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता ये कहां पे जोड़ा गया? ये प्रेम्बल की सेकंड लाइन में जोड़ा गया, और जो इंटीग्रिटी, जो अखंडता है, ये जो है अंतिम की दूसरी लाइन में। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे बनता होगा, जब संशोधन किया गया था तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहते हैं। तो जो 42वां संशोधन 1976 को हुआ था, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहते हैं। तो मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया कैसे क्या है, किसको क्या कहा गया।
मैंने आपको भाग भी बताएं, भाग 22 होते हैं, अनुच्छेद 395 होते हैं, आबा सादा करके ABCDE करके तो 400 के ऊपर, लेकिन अनुच्छेद 395 मैंने बताया मूल संविधान जब बना था तब 8 अनुसूचियां थी, तो उसके बाद वर्तमान में संशोधन करके 4 और बढ़ा दी गई थी, तो टोटल हो गई 12 अनुसूचियां। इसमें मैंने बताया कौन कौन शब्द जोड़े गए, कितने शब्द थे, कितने अंक थे, इसके बारे में पूरा डिस्कस किया। 1949 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे बोल रहा है वो तो जरूर रहा। ये चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंडसेट में एकदम बैठा लो। एकदम नहीं आप पूरा याद कर सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य समाजवादी पंथनिरपेक्ष सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, किसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना। दोस्तों नहीं आप पूरा याद कर सकते हो तो, लेकिन मेन पॉइंट आप याद कर लीजिए। तो जो केंद्र सरकार जो योजनाएं बनाती हैं, तो इसमें कोई भी जो योजना बनाई जाती हैं वो ऐसी, मतलब इसको ध्यान में रख के बनाया जाता है कि सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय, ठीक है, इसके विपरीत ना। दोस्तों जो आप लोग आजकल सभी लोग संसार में एक दूसरे से जात मजहब के नाम पे लड़ा करते हैं। अब धर्म जो है, यहां पे एक वर्ड यूज होता है धर्म। धर्म का मतलब ये नहीं कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप पारसी, ये कुछ नहीं। देखिए धर्म जो है वो ये थोड़ी कहता है आप हिंसा करिए, आप लड़ाई करिए, आप दंगा करिए, आप ये करिए, कुछ ये थोड़ी कहता है। धर्म का मतलब होता है कि माता पिता की सेवा करिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, अपने गुरु अभिभावक की सेवा करिए, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी मदद करिए। वो भी किसी भी कास्ट का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, इससे कोई मतलब नहीं। धर्म का मतलब होता है कि दूसरे की मदद, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कास्ट का हो। तो धर्म का मतलब ये नहीं होता है, कोई भी धर्म ये नहीं बताता है कि आप लड़ाई करिए, आप दंगा करिए। देखिए धर्म का जो मतलब होता है वो मदद करिए, कोई असहाय, कोई बुजुर्ग, उसकी आप मदद करिए। वो तो एक अलग नाम पे है कि हम जो धर्म है वो हम ईश्वर की प्राप्त करने के लिए, वो अलग अलग संप्रदाय हैं। कोई हिंदू संप्रदाय में, हिंदू में रह करके भगवान की प्राप्ति करता है, कोई मुस्लिम में रह के भगवान की प्राप्ति करता है, कोई सिख में रह के भगवान की प्राप्ति करता है, कोई ईसाई में रह के भगवान की प्राप्ति। तो धर्म ये थोड़ी नहीं है कि आप जात मजहब के नाम पे लड़िए, कोई धर्म ये थोड़ी कहता है। तो जहां से जिसको ईश्वर की प्राप्ति होती है वो लोग वहां से प्राप्त करते हैं। हिंदू में रह के हिंदू के भगवान को प्राप्त करते हैं, मुस्लिम लोग मुस्लिम में रह के प्राप्त करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको अपने थोड़ा, जो लोग अभी तक डाउट में थे, धर्म की मैंने आपको डिफिनेशन बताई, कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य करना चाहिए, मदद करनी चाहिए लोगों की, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने आस पड़ोस के जितने भी असहाय गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, जो अभी आप आज तक भ्रमित हो रहे थे, ठीक है। तो जो वो होता है, जो जैसे हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये अलग अलग संप्रदाय में है, तो अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये हैं, ठीक है।
वंदना करते हैं हिंदू में, ठीक है। हिंदू में लोग मंदिर जाते हैं तो वो एक अलग, वो लोग सोचते हैं कि हाँ मंदिर से हमें भगवान की प्राप्ति होगी। जो मुस्लिम लोग हैं वो मस्जिद में जाते हैं, वो लोग सोचते हैं मस्जिद में हमें भगवान की प्राप्ति होगी। जो सिख हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां से भगवान की प्राप्ति होगी। जो ईसाई हैं वो चर्च में जाते हैं। लेकिन आप देखिए किसी किसी कंट्री में वहां पे तो गवर्नमेंट इंटरफेयर भी नहीं कर सकती चर्च, मतलब किसी धार्मिक मामले में किसी की दूसरे कंट्री में, ठीक है ना। तो ये चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और अब जो अगले लेक्चर में हम आएंगे तो वो पार्ट बताएंगे, भाग क्या है, भाग में कैसे क्या कितने अनुच्छेद दिए हुए हैं। जैसे पार्ट 1 भाग 1 कितने अनुच्छेद, आर्टिकल 1 to 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो इस तरीके से पूरा आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा भाग। और उसके बाद अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में कितनी, वो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद में पूरा एक एक डिस्कस करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, कौन सी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, कौन सी अनुसूची में क्या दिया है, ये सब पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे। और कौन से संविधान संशोधन हुए, कौन कौन से एड ऑन हुए, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये अगले वाले लेक्चर में। उसके साथ ही मैं आपको ये भी डिस्कस करूंगा कि किस किस कंट्री से क्या क्या चीजें ली गई हैं, अपने संविधान में समायोजित की गई हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। और डेली का डेली आपको करंट जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे यहाँ से अपलोड हो जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और मौज मस्ती करिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।